देखें सर, मैं लाहौर से आया हूँ, तो आपको कौन काम देगा मुझे बताएँ? जब मैं मोहिनी मैंशन में दाखिल हुआ, तो वो लगभग 60-62 बरस गुज़ार चुकी थी अपनी ज़िंदगी के। तो ये था मोनोलॉग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली और एक्टिंग वीडियोस की जो मेरी सीरीज़ है उसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और वीडियोस देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसे कि आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं और मुझे बताते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करके ये बताते हैं कि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका किसी न किसी को फ़ायदा हो रहा है और कोई उससे मज़ीद अपने काम को, अपने आर्ट को, अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश कर रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। मैं आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि स्क्रिप्ट जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और स्क्रिप्ट को कैसे रीड करते हैं और स्क्रिप्ट में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होती है एक्टर के लिए और स्क्रिप्ट कहते किसको हैं। देखिए, जो एक कहानी लिखी जाती है सबसे पहले कि मिसाल के तौर पे एक बादशाह था और वो यमन में रहता था और इस तरह करके। हम पिछली वीडियो में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 डब्ल्यूज़ जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हू, कि कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। तो 5 डब्ल्यूज़ जो हैं वो एक्टर जो है वो स्क्रिप्ट में सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि इसमें 5 डब्ल्यूज़ उसको मिलें ताकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जब ये 5 डब्ल्यूज़ आपको समझ आ जाते हैं तो आपको आधा स्क्रिप्ट समझ आ जाता है। तो जैसे ये कहानी लिखी होती है, कहानी एक इस शक्ल में लिखी होती है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि यमन में कोई बादशाह था और उसके इतने बेटे थे और इतनी बेटियाँ थी और ये होता है कहानी। जब उसको आप स्क्रिप्ट की शक्ल में लिखते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं होता और वो आपको कहीं से उसका एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, एंट्री पॉइंट, कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू होता है। ड्रामा तो आप ऐसे नहीं दिखा सकते ना, यमन में एक बादशाह था। आप दिखाएँगे कि कैमरा मूव करता है और एक बड़ा-सा महल नज़र आता है। कैमरा उस महल के अंदर जाता है तो सामने एक शाही तख्त पड़ा हुआ है और बादशाह जो है वो राइट साइड से एंटर होता है, उसके पीछे 2 दरबान हैं, उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और वो दरबानों ने नेज़े पकड़े हुए हैं और बादशाह एक बावक़ार अंदाज में चलता हुआ आके उस तख्त पर बैठता है और उसके बाद वो बोलता है कि आज की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो ये होता है स्क्रीन प्ले। जब आप उसको डायरेक्शंस लिखते हैं उसमें, जब वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आ रहा है और ये क्या कर रहा है, ये कैसे बोलेगा, ये कैसे चलेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इसको स्क्रीन प्ले कहा जाता है कि जो चीज़ स्क्रीन पे प्ले होगी, उसको कैसे आपने शूट करना है। कि आप फिर एक बादशाह, एक कैरेक्टर लेंगे, एक बादशाह बनाएँगे, उसके कपड़े कैसे होंगे, उसकी चाल-ढाल कैसी होगी, उसकी शक्ल-सूरत कैसी होगी, उसके साथ दरबान होंगे, उसके साथ दरबार में लोग होंगे, उसका तख्त कैसा होगा। तो जब ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं तो ये सारी चीज़ स्क्रीन प्ले कहलाती है। अब ये जो कहानी थी कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक कहीं यमन में एक बादशाह था, ये इस लाइन को सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए जो मैंने आपको बताई वो सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो वो कहानी स्क्रीन प्ले बन जाती है। फिर आ जाते हैं उसके डायलॉग्स के पार्ट कि आप उसमें डायलॉग लिखते हैं। अब कहानी ऐसे नहीं चलेगी कि एक दिन बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। कहानी जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं ड्रामे का या फ़िल्म का, तो कहानी ऐसे नहीं चलती। वहाँ ये होगा, लिखा होगा कि बादशाह गुस्से में वज़ीर से कहता है, ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जो एक्सप्रेशन है उसका, ये स्क्रीन प्ले है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ये जब आप इसको इस शक्ल में लाएँगे तो ये स्क्रिप्ट बन जाएगा। अब ये कहानी बयान नहीं हो रही, अब ये कहानी आपको दिखाई जा रही है। तो ये स्क्रिप्ट के पार्ट्स हैं, उसमें डायलॉग्स होते हैं, उसमें डायरेक्शन होती है, उसमें 5 डब्ल्यूज़ होते हैं और उसकी पूरी डिविजनिंग होती है, उसको डिवाइड किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ जो कि हमारे बड़े ही प्यारे मेरे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने बहुत से मशहूर ड्रामे लिखे, जैसे कद्दूसी साहब की बेवा बड़ा मशहूर उनका ड्रामा था। फिर मोहिनी मैंशन की सिंड्रेलाएँ जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त उनका ड्रामा था। मुझे उनका काम बड़ा पसंद है क्योंकि वो बड़ा मुख्तलिफ काम करते हैं। उनका एक स्क्रिप्ट मैंने लिया है आप लोगों से शेयर करने के लिए
और मैं उसका एक पेज आपके सामने शेयर करता हूँ। ये आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो ये स्क्रिप्ट जो है, जो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 W's होते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ड्रामा सीरियल सोप मोहिनी मैंशन की सिंड्रेला। ड्रामे का नाम किस्त नंबर 1। उसके बाद लिखा हुआ है सीन नंबर 4 टाइम लोकेशन कैरेक्टर्स। जो मैंने आपको बताया कि वक्त और कि कहाँ और कौन कैरेक्टर्स। उज़ैर और सिनेरियो ये है कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है, ये अब स्क्रीन प्ले है। सीन ओपन होता है, घर का एक्सटीरियर अंधेरे में डूबा हुआ है, गाने की आवाज़ धीरे धीरे उभर रही है। तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं, नगमे जो खो गए हैं उनको कहाँ से लाएं। एक्सटीरियर से इंटीरियर पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिसाल के तौर पे जब मैंने बयान किया कि महल दिखाएंगे बाहर से, फिर कैमरा अंदर जाएगा, तो एक्सटीरियर से इंटीरियर में जाते हैं ताकि इस्टेब्लिश हो जाए कि ये किस तरह की जगह है और ये कैसी लग रही है और इसका दरवाज़ा कहाँ है, इसमें एंट्री पॉइंट क्या है। ये फिर आगे जाके कहानी और विजुअल को समझने में इससे मदद मिलती है। रिकॉर्ड बज रहा है, रिकॉर्ड अचानक बंद हो जाता है, कमरे में मुकम्मल तौर पर खामोशी है। माइलो उज़ैर के कदमों से लिपटा हुआ है। उज़ैर अचानक सिरहाने रखी किताब उठाता है, मोहिनी मैंशन की सिंड्रेला का पहला वर्क निकालता है। चंद लम्हों में उज़ैर की ही आवाज़ ओवरलैप होती है। अब देखिए, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। ये है सारा इसका स्क्रीन प्ले, ठीक है। कैमरा बाहर से अंदर आया और गाना चल रहा है, और ये क्योंकि बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने पूरा उसको विजुलाइज किया है। इन्होंने एक पूरी दुनिया क्रिएट की है, उस माहौल पूरा क्रिएट किया है। वहाँ पे गाना चल रहा है, तुम जिद तो कर रहे हो, गाना तक लिखा हुआ उन्होंने। तो अब ये जो ओवरलैप होता है ना, ये होता है कि जब आदमी स्क्रीन पे जिसको आप दिखा रहे हैं वो बोल नहीं रहा और पीछे से आवाज़ आ रही है, आवाज़ उसके ऊपर ओवरलैप हो रही है, कोई वॉइस ओवर चल रहा है, तो वॉइस ओवर ओवरलैप होता है। खुद को यकजा करना और लफ्ज़ों को यकजा करना दोनों ही अजाब होते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, यही समझ नहीं आता। ये कहानी मेरी नहीं, शायद मेरी भी है, मगर असल में ये कहानी मोहिनी मैंशन की उन सिंड्रेलाओं की है जिनके ख्वाब और ख्वाहिशात ने कहीं तकमील का मुंह देखा और कहीं इन ख्वाबों ने इन्हें मुंह के बल ऐसा गिराया कि चेहरे मसख हो गए, ज़िंदगी को फफूंद लग गई। शबाना उर्फ झरना। जब मैं मोहिनी मैंशन में दाखिल हुआ तो वो लगभग 60-62 बरस गुजार चुकी थी अपनी ज़िंदगी के। तो जनाब, ये है इसका वो वाला पार्ट जो कि ओवरलैप हो रहा है, और इसको कहते हैं मोनोलॉग। आज की वीडियो का जो अगला पार्ट है, ये जो पार्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये जो कि ओवरलैप हो रहा है। हमने पहले बात की कि ड्रामेटिक स्पीच क्या होती है, ड्रामेटिक स्पीच और मोनोलॉग में फ़र्क क्या होता है। मोनोलॉग जो है वो खुद कलामी होती है, आदमी खुद से बात करता है, ठीक है। वो बोल के भी बात कर सकता है या वो ओवरलैप भी हो सकती है, जैसे कि इस सिचुएशन में हो रही है। इससे पहले हमने बात की थी ड्रामेटिक स्पीच की। ड्रामेटिक स्पीच जो है उसका मुखातिब कोई और आदमी होता है, या एक से ज़्यादा लोग होते हैं, या मजमा होता है, या कुछ और दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं। उनके सामने जब एक एक्टर लगातार एक स्पीच की तरह एक पावरफुल परफॉर्मेंस देता है, एक्सप्रेशन से भरपूर, उसको ड्रामेटिक स्पीच कहते हैं। जो मोनोलॉग होता है वो सिर्फ एक आदमी होता है, उसमें मोनो मतलब एक। तो मोनोलॉग जो है उसमें आदमी खुद से बात करता है, और ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है एक्टिंग का। तो आज का जो लेसन है वो मोनोलॉग को समझना है। पहले मैंने आपको स्क्रिप्ट जो है एक्सप्लेन किया है कि स्क्रिप्ट किस तरह का होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और स्क्रीन प्ले किसको कहते हैं, डायलॉग्स किनको कहते हैं। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम उज़ैर है, वो खुद से बात कर रहा है। तो मोनोलॉग जो है ना वो कुछ इस टाइप का होता है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। आपने कॉपी नहीं करना, आपने किसी को कॉपी नहीं करना, मुझ समेत आपने अपना करना है। तो लेसन ये है कि आप कम से कम 10 से 15 लाइंस अपनी लिखें और मोनोलॉग की सूरत में रिकॉर्ड करें, ठीक है। और उनका कोई मकसद होना चाहिए, उसमें 5 W's होने चाहिए, और उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए, उसमें कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें एक फील होनी चाहिए, वो आप लेके चलेंगे। और मैं आपको मिसाल के तौर पे ये मोनोलॉग पढ़ के सुनाता हूँ। खुद को यकजा करना और लफ्ज़ों को यकजा करना
दोनों ही अजाब होते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूं और क्या लिख रहा हूं? क्या लिख रहा हूं यही समझ नहीं आता। ये कहानी मेरी नहीं, शायद मेरी भी है, मगर असल में ये कहानी मोहिनी मेंशन की उन सनरेलाओं की है जिनके ख्वाब और ख्वाहिशात ने कहीं तकमील का मुंह ना देखा और कहीं इनके ख्वाबों ने इन्हें मुंह के बल ऐसा गिराया कि इनके चेहरे मसख हो गए, जिंदगियों को फफूंद लग गई। शबाना उर्फ झरना जब मैं मोहिनी मेंशन में दाखिल हुआ तो वो लगभग 60-62 बरस गुजार चुकी थी अपनी जिंदगी के। अजीब औरत, अजीब किरदार, एक मशहूर औरत की ऐसी परस्तार जो इस एक्ट्रेस की परछाइयां बन गई। पुरस्तारियत क्या से क्या बना देती है इंसान को। खुदा की पुरस्तारियत इंसान को सुकून देती है, लेकिन बंदों की पुरस्तारियत सिवाय बेचैनी की और कुछ नहीं देती। मुझे नहीं पता नावल लिखने की बुनियादी तकनीक क्या होती है, बस मैं इस मुट्ठी में बंद किरदारों को खोल रहा हूँ और इस अजीब फिलॉसफी के साथ कि पता नहीं ये किरदार किसी तक पहुँचे भी या ना पहुँचे। कहानी शुरू होती है 21 जनवरी 1990। 21 जनवरी 1990 से जब मैंने पहली बार मोहिनी मेंशन में कदम रखा। तो ये था मोनोलॉग और इसको पढ़ते हैं ऐसे जैसे आप खुद से बात कर रहे हैं। खुद कलामी इसको उर्दू में कहते हैं, यानी अपने आप से कलाम करना, अपने आप से बात करना। तो एक्टिंग के जो पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने शुरू में बात की कि स्ट्रेस और पॉज क्या होता है, जब जुमले के हमने हिस्से किए कि डायलॉग को हमने उसके पार्ट्स देखे, उसकी कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो स्ट्रेस और पॉज हमने देखा, फिर हमने एक ही जुमले को मुख्तलिफ वेरिएशंस में पढ़ने के बारे में बात की और मैंने बताया कि एक ही जुमले को कितने तरह से पढ़ा जा सकता है और थोड़ी बहुत चेंज से कैसे उसका मतलब बदल जाता है। फिर हमने ड्रामेटिक स्पीच की बात की, फिर आज हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं और मोनोलॉग की बात कर रहे हैं। तो लेसन ये है, इस वीडियो का लेसन ये है कि आपने अपने पास से 10 से 15 लाइंस बनानी है और रिकॉर्ड करनी है अकेले, और वो लगना चाहिए कि आप अकेले हैं और ख़ुद से बात कर रहे हैं। तो आज का लेसन मोनोलॉग के बारे में था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे आप अपनी वीडियोस भेजते रहिएगा। आप मुझे टैग कर सकते हैं उसके अपने, या आप मुझे मेरे किसी भी मैसेंजर पे अपनी वीडियो का लिंक भेज सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे मज़ीद ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि जो वो सारे लोग जो मुझे कहते हैं कि हमारी हेल्प करें, एक्टिंग करियर शुरू करने में हमारी हेल्प करें, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ। मुझे ये वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो ये सीख नहीं रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं ये आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ। कुछ आपने अपनी हेल्प खुद करनी है, आपने खुद अपने सोर्सेज को देखना है, आपने खुद उन लोगों से मिलना है, उन लोगों को ढूंढना है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रिपेयर करें। मुझे आप अपनी वीडियोस भेज रहे हैं जो उनमें आपका कई लोगों का, अब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी वीडियोस होती हैं, उनमें आपका तलफ़्फ़ुज़ ही ठीक नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जाके वीडियो देखें। मैंने तलफ़्फ़ुज़ ठीक करने की टेक्निक्स बताई हुई हैं, मैंने डायलॉग समझ के बोलने की पेंसिल मेथड बताया हुआ है आपको, मैंने हर वो चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से उन वीडियोज़ को देखेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने ये बताया कि अखबार पढ़ें, सुबह उठ के रोज़ाना अखबार बिल्कुल अपने फेस के सामने ऐसे रख के लाउड अखबार पढ़ें, शीशे के सामने खड़े होके, उससे आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाएगा। फिर भी आप बार बार कहते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आप मुझे कहते हैं कि हमारी हेल्प करें या हमें बताएं। लेकिन आप पहले अपनी हेल्प करें, अपनी ये सारी चीज़ें सही करें, अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें, अपना वार्डरोब बनाएं, अपनी लुक्स ठीक करें, अपनी ग्रूमिंग करें,
अपनी आवाज़ पे काम करें, उसके बाद आप लोगों को कांटेक्ट करें। अगर आपको अभी बोलना ही नहीं आता तो आपका तलफ़्फ़ुज़ ही गलत है और आप कहीं पहुंच भी जाएंगे और किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंच भी जाएंगे तो आप उनको अगर कुछ करके दिखाएंगे तो वो कहेंगे यार आपको तो बोलना ही नहीं आता। आपको लगेगा आपको बोलना आता है, लेकिन आपको नहीं आता टीवी के हिसाब से, क्योंकि इस पे डिफरेंट टेक्निक होती है बोलने की। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप टीवी देखें गौर से, उसमें देखें एक्टर्स बात कैसे कर रहे हैं, फिर आप खुद को देखें आप कैसे कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके देखो कैसे कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि देखें सर मैं लाहौर से आया हूँ, तो आपको कौन काम देगा मुझे बताएं। ठीक है, आपको पहले तो बोलना सीखना पड़ेगा ना। तो आप वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि यार आप पहले बोलना सीखो फिर आओ, तो आप अपना चांस भी ज़ाया करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले तैयारी करो, पहले प्रैक्टिस करो और रोज़ाना प्रैक्टिस करो, 2-3 महीने प्रैक्टिस करो बोलने की, आवाज़ की, तलफ़्फ़ुज़ की। उसके बाद किसी को मिलो, किसी से कांटेक्ट करो और मुझे कहो कि हमने ये काम करना है, उसके बाद आपको काम मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे तो लोग आपको कहेंगे कि यार क्या आप पहले आप हमारा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लोगों के पास शोबिज़ में टाइम नहीं होता, ठीक है ना, लोग सारे बिज़ी होते हैं, कहीं भी नहीं होता। अब तो किसी के पास कोई टाइम नहीं होता। तो इसलिए समझें इस बात को, लोगों का वक्त ज़ाया ना करें, अपनी प्रैक्टिस करें और उसके बाद लोगों को कांटेक्ट करें ताकि आपको फ़ायदा भी हो। अगर कोई बंदा आपको जवाब दे रहा है, अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो मैं वक्त दे रहा हूँ आपको अपना, ठीक है। और वक्त सबसे कीमती होता है। मैं आपको अपना वक्त दे रहा हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपके मैसेज सुन रहा हूँ, आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आप मेरा भी वक्त ज़ाया ना करें, अपना भी ज़ाया ना करें, पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद किसी को कांटेक्ट करें। अपना बहुत ख्याल रखें और कोविड है, ध्यान रखें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ सुथरा रखें। खुदा हाफिज़।